जय हिंद बच्चों। तो हमारा मेटामेरिक सेगमेंटेशन पार्ट 1 हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको डेफिनेशन बताया, थोड़ा इंट्रोडक्शन बताया, आपको उसका अक्रेंस बताया और कुछ की फीचर्स बताया कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनालिटिक्स में हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज़ के बारे में और सिग्निफिकेंस या फिर एडवांटेज अगर मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनालिड होता है, एनालिड्स के ऑर्गेनिजम्स इस मेटामेरिक सेगमेंटेशन को, इस मॉडिफिकेशन को एक्सेप्ट किए हैं तो उससे उनको फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहले तो मेटामेरिज्म मैंने ऑलरेडी बता दिया है लास्ट वीडियो में, बट फिर भी मैं एक बार फिर से आपको डिस्कस कर देती हूँ कि मेटामेरिज्म क्या होता है। तो डिवीज़न ऑफ द बॉडी इनटू अ सीरीज ऑफ सिमिलर रिपीटिंग सेगमेंट्स कॉल्ड मेटामर्स और सोमाइट्स। और बच्चों मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 आप बिल्कुल सीक्वेंस में देखिएगा तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और प्लस जब आप नोट्स प्रिपेयर करिएगा तो कॉन्टिन्यूएशन में नोट्स भी आपका तैयार हो जाएगा। एक साथ मैं अगर डेफिनेशन, अक्रेंस, की फीचर्स, थ्योरीज और सिग्निफिकेंस डिस्कस करने लगती तो एक तो वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता और प्लस उतना कंटेंट एक स्लाइड पे पॉसिबल नहीं था। आपको नोट्स भी चाहिए, कंटेंट भी चाहिए, डायग्राम भी चाहिए, तो सब कुछ को एक्सप्रेस करने के लिए अच्छे से डिटेल में उसके लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 मुझे बनाना पड़ा। तो पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे क्या, थ्योरीज और सिग्निफिकेंस। तो मेटामेरिज्म क्या होता है, डिवीज़न ऑफ द बॉडी इनटू अ सीरीज ऑफ सिमिलर रिपीटिंग सेगमेंट्स, जिसे इस एक यूनिट को क्या कहा जाता है, इस एक सेगमेंट को मेटामर्स और सोमाइट्स कहते हैं। एज अ लेमन लीनियर सीरीज ऑफ बॉडी सेगमेंट भी हम बोल सकते हैं। तो अब इस पार्ट का डिस्कस हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्कशन, थ्योरीज अबाउट मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ऑल्दो हम 3-4 थ्योरी पढ़ेंगे बट बच्चों अभी तक इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस में प्रूव नहीं है। तो फिर आप कहेंगे कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। हम पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि एक तो मास्टर्स के आप स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा आपको डेप्थ की जानकारी होनी चाहिए, डिटेल में आपको टॉपिक पढ़ना चाहिए। प्लस मेटामेरिक सेगमेंटेशन का स्टार्टिंग पॉइंट मीन्स स्टार्ट कैसे हुआ है, तो इस वजह से हम थ्योरीज डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में ये थ्योरीज होना नहीं चाहिए, थ्योरी होने के लिए कुछ साइंटिफिक प्रूफ होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये थ्योरी है। अगर साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता है तो उसको हाइपोथेसिस बोला जाता है। बट जितने भी आप लिटरेचर बुक्स वगैरह आप देखिएगा सब जगह थ्योरी ही लिखा हुआ है, तो चलिए हम थ्योरी ही कंसिडर करेंगे, कोई बात नहीं है। बट कोई भी स्पेसिफिक थ्योरी, इन चारों थ्योरी में से अभी तक कोई भी थ्योरी ऐसा नहीं है जो आपको बता सके क्लियरली कि हाँ इस पैटर्न पे मेटामेरिक सेगमेंटेशन हुआ है। तो फिर भी सबसे पहला फर्स्ट थ्योरी आपका क्या है, ये फिजन थ्योरी। आपने बाइनरी फिजन का नाम सुना होगा, तो वहीं से ये फिजन थ्योरी आया है। मेटामेरिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम नॉन सेगमेंटेड एंसेस्टर। मीन्स इस थ्योरी के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ने बोला कि इनके जो एंसेस्टर हैं, एनालिट्स के जो पूर्वज हैं, वो नॉन सेगमेंटेड थे, बट जो उनके जो डिसेंडेंट्स आए, उनके जो ऑफस्प्रिंग्स आते गए, वो जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता गया, जैसे जैसे इकोलॉजी चेंज होता गया, कुछ एनालिट्स जो हैं वो स्विमिंग करते थे, कुछ एनालिट्स जो हैं बरोइंग फॉर्म्स करते थे। कल मैंने डिस्कस भी किया था सेगमेंटल ऑर्गन्स के बारे में। कुछ एनालिट्स ट्यूब ड्यूलिंग थे। तो जैसे जैसे उनका लोकोमोशन पैटर्न चेंज होता गया वैसे वैसे उनमें एडप्टेशन आता गया और वैसे वैसे सेगमेंटेशन भी स्टार्ट होता गया। तो फिजन थ्योरी में बोला गया कि मेटामेरिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम नॉन सेगमेंटेड एंसेस्टर। मीन्स पूर्वज जो थे, एंसेस्टर जो थे, वो नॉन सेगमेंटेड थे, बट जो आपके डिसेंडेंट हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, उनमें सेगमेंटेशन देखा गया। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर, मेटामेरिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम नॉन सेगमेंटेड एंसेस्टर। दे माइट अंडरगोन ट्रांसवर्स फिजन रिपीटेडली एंड गेव राइज टू मेटामेरिज्म। उन्होंने बोला हो सकता है, पॉसिबल है, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया कि साइंस में कुछ भी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं होता है, पॉसिबिलिटीज ऑलवेज देयर। तो उन्होंने बोला कि ये जो पूर्वज हैं, ये जो नॉन सेगमेंटेड एंसेस्टर्स हैं, तो दे माइट अंडरगोन ट्रांसवर्स फ्यूज़न। हो सकता है कि उनमें ट्रांसवर्स फ्यूज़न जो है रिपीटेडली देखा जाए और उससे मेटामेरिज्म का राइज हुआ, उससे मेटामेरिज्म एराइज हुए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, मेटामेरिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम नॉन सेगमेंटेड एंसेस्टर, दे माइट अंडरगोन ट्रांसवर्स फ्यूज़न रिपीटेडली एंड गेव राइज टू मेटामेरिज्म। ये बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो आप देख रहे हैं यहाँ से इस तरह से मेटामेरिज्म उन्होंने बोला कि एंसेस्टर में आए। अब ये जो एंसेस्टर थे वो नॉन सेगमेंटेड थे, बट चूँकि उनमें धीरे धीरे ट्रांसवर्स फ्यूजन देखा गया, उससे बॉडी में सेगमेंटेशन स्टार्ट हो गया।
ठीक है, बहुत ही सिंपलेस्ट डायग्राम है, सिंपलेस्ट लैंग्वेज के साथ। नेक्स्ट थ्योरी है आपका स्यूडो मेटामेरिज्म थ्योरी। स्यूडो नाम से क्लियर है, मीन्स फॉल्स मेटामेरिज्म, सपोर्टेड बाय हाइमन एंड गुडरिच, दो साइंटिस्ट ने 1951 में इस थ्योरी को सपोर्ट किया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बोला गया कि मेटामेरिक ऑर्गेनिजम्स डेवलप्ड फ्रॉम एसिलोमेट्स, ये जो मेटामेरिक ऑर्गेनिजम्स है उसका डेवलपमेंट एसिलोमेट से हुआ है, और अनसेगमेंटेड एंसेस्टर। तो इन्होंने भी कुछ नहीं बताया, बस इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई इन्होंने किया कि ये जो मेटामेरिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो एसिलोमेट्स, जिनमें सिलोम नहीं पाया जाता है, या फिर अनसेगमेंटेड एंसेस्टर से डेवलप होता है। और ये जो है ये सीन कहाँ देखा जाता है, जनरली मोस्टली लार्वल फॉर्म्स में मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखा गया है मेनली, अकॉर्डिंग टू स्यूडो मेटामेरिज्म थ्योरी। तो इस थ्योरी में और इस थ्योरी में क्या डिफरेंस हुआ, इसमें ट्रांसवर्स फिजन की चर्चा थी और नॉन सेगमेंटेड एंसेस्टर थे। इसमें इन्होंने बोला कि सेगमेंटेशन तो देखा गया था बट मेनली लार्वल फॉर्म्स में देखा गया था। तो कुछ डिफरेंसेस हैं हर एक थ्योरी में, तो उन बातों पर आपको ध्यान देना जरूरी है। और प्लस ये जो मेटामेरिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ, तो एसिलोमेट से, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट्स और सिलोमेट्स। एसिलोमेट्स जिसमें सिलोम बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं, स्यूडो मीन्स फॉल्स सिलोम होते हैं, और सिलोमेट्स जिसमें ट्रू सिलोम होते हैं। और ट्रू सिलोम होने के लिए मैंडेटरी कंडीशन है कि वो कम्प्लीटली आउटसाइड और इनर साइड मेसोडर्मल लेयर से घिरा होना चाहिए। जैसा कि मैं कंटिन्यूएशन में हर एक वीडियो में आपको बताती हूँ कि मेरा एक और चैनल है जो यूपीएससी वाले बच्चों के लिए है, साई बेसिक्स यूपीएससी जूलॉजी के नाम से, वहाँ मैं सिलोम का डेवलपमेंट ही पढ़ा रही हूँ। तो अगर आप और ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं इसके बारे में तो वहाँ आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियोज़ आप देख सकते हैं। यहाँ आप इतना याद रखिए कि अकॉर्डिंग टू स्यूडो मेटामेरिज्म थ्योरी जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है वो लार्वल फॉर्म्स में देखा गया था। तो अब इस डायग्राम में और इस डायग्राम में आपको कुछ डिफरेंसेस दिख रहा है, तो आप ये बीच वाला डायग्राम पे ध्यान दीजिए। इस पे यहाँ ट्रांसवर्स फिजन शो हो रहा था और यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में आपको डिफरेंसेस नज़र आएंगे। ठीक है, थर्ड थ्योरी था आपका एम्ब्रियोलॉजिकल थ्योरी। इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज बाय सम मैकेनिकल स्ट्रेसेस इन द मेसोडर्म फ्रेगमेंटेशन इज डेवलप्ड एंड गेव मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अकॉर्डिंग टू एम्ब्रियोलॉजिकल थ्योरी क्या बोला गया कि एम्ब्रियोनिक स्टेट में कुछ मैकेनिकल स्ट्रेस क्रिएट हुए, किसमें, मेसोडर्मल लेयर में। और आपको पता है कि मेसोडर्मल लेयर ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिलोम के फॉर्मेशन के लिए, और सिलोम का फॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल होता है मेटामेराइजेशन के लिए। तो इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज बाय सम मैकेनिकल स्ट्रेसेस इन द मेसोडर्म फ्रेगमेंटेशन डेवलप्ड एंड गेव मेटामेरिक सेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन आप ये एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है और इस तरह से मेटामेरिक सेगमेंटेशन का स्टार्टिंग देखा गया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में हमें नहीं जाना है, बस किस थ्योरी में किस बात की चर्चा हुई। पहले वाले थ्योरी में क्या था, ट्रांसवर्स फ्यूजन देखा गया था, एंसेस्टर आपके नॉन सेगमेंटेड थे। दूसरे में आपको सेगमेंटेशन देखा गया बट वो उन्होंने बोला, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हाइमन और गुडरिच ने बोला कि लार्वल फॉर्म्स में मेन तौर पे देखा गया था, और वो उसका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ था, तो एसिलोमेट ओरिजिन था। बट अभी हमें पता है कि जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है वो मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है, तो इस वजह से इस थ्योरी को भी डिस्कार्ड कर दिया गया था। तीसरा एम्ब्रियोलॉजिकल थ्योरी, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एम्ब्रियोनिक स्टेज में कुछ मैकेनिकल स्ट्रेस देखा गया, कहाँ, मेसोडर्म में, और इस वजह से उस लेयर में फ्रेगमेंटेशन हुआ जो कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन को गेव मेटामेरिक सेगमेंटेशन, वहाँ से मेटामेरिक सेगमेंटेशन का एराइज हुआ। उसके बाद लास्ट थ्योरी था आपका लोकोमोटरी थ्योरी, और कुछ हद तक ये थ्योरी एक्सेप्टेड आज के डेट में भी माना जाता है। तो ये जो लोकोमोटरी थ्योरी था ना, ये आप एरो देख रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन किसका, कॉम्बिनेशन ऑफ स्यूडो मेटामेरिज्म एंड एम्ब्रियोलॉजिकल थ्योरी। मेटामेरिज्म इज इवॉल्व्ड एज एन एडेप्टेशन टू डिफरेंट लोकोमोटरी पैटर्न। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मेटामेरिज्म जो है वो कैसे इवॉल्व हुआ, तो वो एक एडेप्टेशन पैटर्न की चर्चा की कि जैसे जैसे लोकोमोटरी पैटर्न चेंज होता गया, जैसे कि कुछ एनालिड्स थे वो स्विमिंग थे, कल मैंने सेगमेंटेड ऑर्गन में बताया था, कुछ एनालिड्स थे जो वो बरोअर्स थे, कुछ थे जो आपका ट्यूब ड्यूलिंग थे। तो जैसे जैसे लोकोमोटरी पैटर्न चेंज होता गया, मीन्स स्विमिंग, क्रीपिंग, बरोइंग, तो वैसे वैसे
मेटामेरिक सेगमेंटेशन एराइज होता गया। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको क्लियर है। तो बहुत ही सिंपलेस्ट डायग्राम है, चूँकि मैं हमेशा बोलती हूँ आप जूलॉजी के स्टूडेंट हैं तो डायग्राम तो आपको बनाना ही चाहिए। तो ये चारों थ्योरीज क्लियर हो गए बच्चों। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट थ्योरी में फिजन थ्योरी में क्या था, ट्रांसवर्स फिजन देखा गया था। आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, बहुत ही सिंपलेस्ट डायग्राम है। दूसरा था स्यूडो मेटामेरिज्म थ्योरी, इसमें आपको ये वाला डायग्राम बनाना है जिसमें बोला गया कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन मेनली लार्वल फॉर्म्स में देखे गए थे। तीसरा था आपका एम्ब्रियोलॉजिकल थ्योरी, जिसमें क्या बताया गया कि मैकेनिकल स्ट्रेस देखा गया किसमें, मेसोडर्म में, और उस वजह से फ्रेगमेंटेशन हुआ और उस वजह से गेव मेटामेरिक सेगमेंटेशन का डेवलपमेंट हुआ। और उसके बाद लास्ट थ्योरी आपका लोकोमोटरी थ्योरी था, जो इसमें स्यूडो मेटामेरिज्म और एम्ब्रियोलॉजिकल दोनों का कॉम्बिनेशन था। उसमें बोला गया कि ये एक एडेप्टेशन है। क्यों एनालिट्स क्यों इस पैटर्न को एडेप्ट किया, तो डिफरेंट लोकोमोटरी पैटर्न को देखते हुए, कुछ एनालिट्स स्विमिंग थे, कुछ क्रीपर्स थे, कुछ बरोवर्स थे, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने बॉडी में डेवलपमेंट किया मेटामेरिक सेगमेंटेशन को। क्लियर है। अब आ जाइए आप इस टॉपिक के लास्ट एंड पॉइंट पे, आपका क्या है मेन सिग्निफिकेंस। अब इस मेटामेरिक सेगमेंटेशन का सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है, एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं अगर एनालिट्स में हम पढ़ रहे हैं। ऑल्दो ऑर्थ्रोपोड्स में भी सेगमेंटेशन देखा जाता है, मोलस्क में भी, बट अगर एनालिट्स में हम पढ़ रहे हैं तो इस मेटामेरिक सेगमेंटेशन से क्या फ़ायदा होगा, किसे, एनालिट्स को। तो सबसे पहला पॉइंट, इन्हांस्ड और एफिशिएंट लोकोमोशन। इस मेटामेरिक सेगमेंटेशन को एक्सेप्ट करने से, अडेप्टेशन करने से जो है एनालिट्स में इन्हांस्ड और एफिशिएंट लोकोमोटरी पैटर्न देखा गया। मीन्स सेगमेंट्स वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद देयर ओन मसल सेट्स। अब हर एक सेगमेंट में, जैसे कि मैंने बताया लास्ट वीडियो में, हर एक सेगमेंट में आपको नर्व ग्लिया, नेफ्रीडिया, मसल सेल्स हर एक सेगमेंट में पाया जाता है। तो सेगमेंट्स जो हैं वो वर्क करते हैं कैसे, कोऑर्डिनेशन मैटर में। सेगमेंट्स वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद देयर ओन मसल सेट्स कंट्रीब्यूटिंग टू एफिशिएंट लोकोमोशन, और इससे एनालिट्स बहुत अच्छा लोकोमोशन कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस तो ये हो गया। दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है रिडंडेंसी। अब इस टर्म का क्या मतलब है, तो रिडंडेंसी मीन्स होता है इनेबलिंग सर्वाइवल इवन इफ सम सेगमेंट्स आर डैमेज्ड। अगर सपोज कीजिए ये अगर एनालिट्स है, मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, और ये वाला जो सेगमेंट है ये किसी कारणवश नष्ट हो गया, डैमेज हो गया, तो इसका इफ़ेक्ट पूरे बॉडी पे नहीं पड़ता है। बॉडी जिस तरह से मूव कर रहा है वो आराम से मूव करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई दिक्कत नहीं है तो इसी को क्या कहते हैं, रिडंडेंसी। तो रिडंडेंसी इनेबलिंग सर्वाइवल इवन इफ सम सेगमेंट्स आर डैमेज्ड। अगर किसी कारणवश कुछ सेगमेंट्स डैमेज भी हो गए तो उनके बॉडी पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि हर एक सेगमेंट अपना एक इंडिविजुअल अस्तित्व रखता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम थ्रू रिपीटेड गैंग्लिया एंड नेफ्रिडिया इन ईच सेगमेंट। हर एक सेगमेंट में आपको नर्वस सिस्टम के जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी देखे गए हैं, और एक्सक्रीटरी जो नेफ्रिडिया वाला पार्ट्स होता है वो भी देखे गए हैं, हर एक सेगमेंट में पाए जाते हैं। इससे क्या होता है कि ये जो रिपीटेड गैंग्लिया और नेफ्रिडिया हर एक सेगमेंट में पाए जाते हैं, इससे बेटर ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, हाइड्रोस्टैटिक सपोर्ट फ्रॉम द सिलोमिक फ्लूइड फील्ड कैविटी एक्टिंग एज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन विद इन सेगमेंट्स। सिलोम में एक टर्म आता है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन्स का, तो वो जो सिलोमिक फ्लूइड है वो उसको प्रोवाइड करता है। इससे क्या होता है कि सेगमेंट्स जो है वो एक्ट करता है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन विद इन सेगमेंट्स। इससे क्या होता है कि इंटरनल ऑर्गन्स को ये जो सिलोमिक फ्लूइड हैं वो कुशनिंग का काम करता है, कुशन प्रोवाइड करता है। जैसे आप सोफे पे बैठते हैं ना और अपने बैक में आप कुशन का यूज़ करते हैं तो आपको कंफर्टेबल फील होता है, तो ये जो सिलोमिक फ्लूइड होता है वो भी हाइड्रोस्टैटिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कुशनिंग का काम करता है। ठीक है। सेगमेंट्स कैन एडेप्ट फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस, और हर एक सेगमेंट्स हो सकता है कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करे। एंड नेक्स्ट पॉइंट, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज़ द बेसिस फॉर कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और यहीं से जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जैसे कि सबसे पहले आप पढ़ते हैं फाइलम प्रोटोजोआ,
कितना सिंपलेस्ट बॉडी होता है, फिर पॉरीफेरा, फिर सिलेंटेरेटा, फिर प्लेटीहेल्मिन्थिस। बट वो सब इतने छोटे माइन्यूट ऑर्गेनिज्म होते हैं क्योंकि उसमें आप इस स्पेसिफिसिटी नहीं देखते हैं सिस्टम्स में कि हाँ डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये ऑर्गेन है, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए ये है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ये है। बट मेटामेरिक सेगमेंटेशन होने की वजह से मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज़ द बेसिस फॉर कम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन ही आगे जब एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा आगे आप बढ़ते रहेंगे, आगे जो फाइलम आगे बढ़ा है तो उसका जो मेन बेसिस है वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन ही बताता है। आधार जो है बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी की वो आपको मेटामेरिक सेगमेंटेशन ही बताता है। ठीक है, तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने डेफिनेशन और आपको अकरेंस अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, की फीचर्स भी हमने देखे थे, कुछ डायग्राम्स भी देखे थे। उसके बाद इस पार्ट में मैंने थ्योरीज आपको बताया, टोटल 4 थ्योरीज हैं और सिग्निफिकेंस बताया। तो अब जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको मेटामेरिक सेगमेंटेशन इन एनालिट्स ये टॉपिक तो कंप्लीट हुआ ही, और प्लस अब आपका एनालिट्स फाइलम भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि एनालिट्स में 3 टॉपिक पढ़ने थे। पहला आपका एडेप्टिव रेडिएशन पढ़ना था, वो भी मैंने पढ़ा दिया। सेगमेंटल ऑर्गन्स पढ़ना था, वो भी मैंने पढ़ा दिया। और ये 3rd टॉपिक था मेटामेरिक सेगमेंटेशन इन एनालिट्स, ये भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से बच्चों, अगर आप देख रहे हैं बोर्ड पे लेफ्ट साइड लिखा हुआ है एमएससी जूलॉजी का सिलेबस, जो एनएपी का सिलेबस है वो मैं फॉलो कर रही हूँ। बट आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में अगर एनएपी का सिलेबस नहीं भी चल रहा है और आपको अगर जो भी टॉपिक मैं पढ़ाती हूँ वो आपके सिलेबस में है, तो कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होता है। कॉन्सेप्ट हमेशा सेम ही होता है, चाहे आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो या फिर किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉन्सेप्ट हमेशा सेम ही होता है। तो कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझिए, और प्लस इतना जो मैं चाहूँ तो सिर्फ कीवर्ड यूज़ करके आपको सारा कॉन्सेप्ट समझा दूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि आपका नोट्स भी साथ में प्रिपेयर होता चला जाए। तो इस वजह से मैं कुछ कंटेंट भी आपको प्रोवाइड करती हूँ, सिंपलेस्ट डायग्राम ढूंढ के लाती हूँ कि कितना सिंप्लिसिटी के साथ किसी टॉपिक को एक्सप्लेन किया जा सके। ठीक है, और अगर ध्यान से, इतना तो मैं आपको एश्योर करती हूँ, इतना मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है आज 15-17 साल से पढ़ाने की वजह से, कि अगर ध्यान से आप 1 या 2 बार ध्यान से सुन लीजिएगा तो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएंगे, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो। ठीक है बच्चों, तो यूनिट 1 हमारा था प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा, वो हमारा हो चुका। और यूनिट 2 में हमारा प्लेटीहेल्मिन्थिस और एनालिडा था, ये भी कंप्लीट हो चुका। अब हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। देखते हैं, या तो मैं आप ही को मिस एमएससी वाले बच्चों का ही कंटिन्यू करूँगी, या फिर हो सकता है बीएससी वाले का। देखते हैं, जैसा जो कंटेंट प्रिपेयर हो जाएगा तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में एक फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए अगर ध्यान से आप सुन रहे होंगे। वैसे तो आप लोग एग्ज़ाम के टाइम में ज़्यादा सीरियस होते हैं, बट ठीक है, एग्ज़ाम के टाइम में उस समय एग्ज़ामिनेशन के टाइम में एक साथ उतना कंटेंट प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से धीरे धीरे आप कॉन्सेप्ट गेन करते चलिए, नोट्स प्रिपेयर करते चलिए, और एक फीडबैक ज़रूर दीजिए, एक सुपर थैंक्स दीजिए। अगर आपकी एजुकेटर, आपकी मैम आपके लिए इतना मेहनत कर सकती है तो एक सुपर थैंक्स देने में कोई ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। और कुछ भी फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आता हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मैं 2 मिनट के लिए साइड हो रही हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।